एंगुलर पोजीशन बता दी थी, ओके, एंगुलर विड्थ भी बता दिया था। चलिए देखिए, कल आप लोगों ने एक बात देखी थी, एंगुलर विड्थ कितना आया था, डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, और सॉरी फ्रिंज विड्थ, एंगुलर विड्थ कितना आया था, लैम्डा बाई डी। देखिए अगर हम से ये कहा जाए कि स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी हम बढ़ाते हैं, स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी, तो एंगुलर विड्थ पे क्या असर पड़ेगा, असर पड़ेगा नहीं। और एक और सवाल इसमें बनता है कि अगर हम पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट किसी अन्य मीडियम में परफॉर्म करने लगे तो फ्रिंज विड्थ पे क्या असर पड़ेगा। देखिए अगर हम फ्रिंज विड्थ को देखें तो क्या है फ्रिंज विड्थ, डी लैम्डा बाय स्मॉल डी। आप पूरा एक्सपेरिमेंट उठा करके किसी और मीडियम में परफॉर्म कर रहे हैं, मीडियम में ले जाओगे तो लैम्डा चेंज हो जाएगा, लैम्डा किसी अन्य मीडियम में मान लो लैम्डा लैम्डा डैश है और हवा में लैम्डा लैम्डा है, ठीक है, अरे यस और नो, तो म्यू के इनवर्स रिलेशन में होता है, तो यहां 1 हो जाएगा और यहां म्यू हो जाएगा, तो लैम्डा डैश बराबर क्या होगा, लैम्डा बाई म्यू, यस और नो। तो लैम्डा डैश लैम्डा बाई अगर म्यू हो गया तो म्यू की वैल्यू तो 1 से ज्यादा होती है, यानी कि लैम्डा की वैल्यू कम हो जाती है। किसी डेंसर मीडियम में जाने से वेवलेंथ घटता है, स्पीड घटती है, भूल गए क्या आप लोग, डेंसर मीडियम में जाने से स्पीड, तो वेवलेंथ भी, और वेवलेंथ घटेगा तो फ्रिंज विड्थ भी, कोई दिक्कत, लिख लीजिए, बोले फ्रिंज विड्थ फ्रिंज विड्थ एट एंगुलर विड्थ एंड एंगुलर विड्थ depends on medium also, medium also. If the experiment is performed in any denser medium like oil, if experiment is performed in any denser medium like क्या, oil, like क्या, oil, then the wavelength and hence fringe width decreases, वेवलेंथ घटता है और उसी की वजह से फ्रिंज विड्थ भी कम हो जाता है। सुयाश भाई बात समझ में आ रही है आपके, वेरी गुड, एब्सोल्युटली, काफी कोकचे में चले गए हैं, बताया जाए, चलिए बहुत अच्छी बात, आगे बढ़े। अब यहां पर कुछ एक प्रश्न बनते हैं और सारे प्रश्नों को हम एक डिस्कशन के तौर पे लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग YDSE पे डिस्कशन करेंगे, एक्चुअली ये डिस्कशन नहीं है बल्कि ये सब क्वेश्चंस की वैरायटीज है, कोई भी YDSE पे जितने भी सवाल बना सकता है वो सारे सवाल की वैरायटी को हम डिस्कस कर लेंगे इन वन शॉट। तो आप लिखिएगा डिस्कशंस ऑन YDSE, डिस्कशंस ऑन YDSE, ठीक है, ठीक है, कोई बुरी बात तो नहीं, गो टू हेल टाइप। चलिए क्या नेक्स्ट बताया जाए, सुनिएगा, बोलू,
बहुत अच्छी बात है, आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो बताते हैं, राइट। देखिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अगर मान लीजिए कि हम दोनों स्लिट में से एक स्लिट के रास्ते में यदि कोई स्लैब रख दे, क्या रख दे? स्लैब रख दे। अगर दोनों स्लिट में से एक स्लिट के रास्ते में कोई स्लैब रख दे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? आप देखते हैं व्हाट इज गोइंग टू हैपन। हैपन में यहां स्क्रीन है, मानते हैं आप? कौन है ये? कैपिटल डी है, बोलो मेरे भैया। ये S1 है और ये कौन है? S2। अब होता क्या है कि यहां से वेव जा रही, खिड़की बंद कर दीजिए, या ये जा रही है, सुपर इंपोजिशन हो रहा है कुछ, तो मेरे भैया हाँ ना बोलते रहना। तुषार भाई काफी नया लग रहा होगा आपको सब देख के, भगवान आपका भला करे। यहां पर हम करते क्या है? एक स्लैब की इंसर्शन करते, बहुत अच्छी बात है, बहुत कस के इंसर्शन करा दिया। ये स्लैब का इंसर्शन करते, जैसे ही स्लैब का इंसर्शन करेंगे ये स्पीड हो जाएगी स्लो, स्पीड हो जाएगी स्लो। भाई हम इसकी चौड़ाई या थिकनेस टी मान लेते हैं, इसका म्यू म्यू मान लेते हैं, इसकी वेवलेंथ यहां चेंज हो जाएगी और ये चलने लगेगा, छोटी कर दी मैंने वेवलेंथ, स्लो चलने लगेगा। अच्छा, फिर उस पार निकला, यहां लैम्डा डैश हो गया होगा, यहां वी डैश हो गया होगा, फिर उस पार निकला तो फिर लैम्डा हो गया। यानी सुपर इंपोज करते वक्त तो लैम्डा ही है, पर बीच में एक दुर्घटना घटी कि उसको रास्ते में मिल गया स्लैब, उसको रास्ते में मिल गया और स्लैब ने कर दिया उसकी स्पीड को ऑल्टर। क्या कर दिया? ऑल्टर। और ठीक है, क्या समझे? स्लैब की स्पीड को ऑल्टर करने से मेरे भाई और बहनों हम ये कहेंगे कि पाथ लेंथ ऑल्टर हो गई। समझिएगा, कई लोगों का नेटवर्क चला गया। स्लैब की स्पीड ऑल्टर करने से पाथ लेंथ ऑल्टर हो गया। नहीं समझे? चलिए, अच्छा मैं आपको बताता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां से चारबाग रेलवे स्टेशन बहुत दूर है कि बहुत करीब है? तो सुबह सुबह तुम जाते हो ना नोटा लेके, रेलवे लाइन है ना मैन, बहुत करीब है कि दूर है? मतलब करीब है, बहुत दूर तो नहीं है। लेकिन मान लो यहां से वहां तक भयंकर जाम लगा, अब बताओ तो आप क्यों बोल रहे हो कि दूर है? टाइम के रिस्पेक्ट। नहीं समझे? किसी चीज की दूरी को बताने का एक अंदाज ये भी है कि हमें उस तक पहुंचने में समय ज्यादा लग रहा है। देखो ये अलग मगन हो गया, हाँ हमारा भी रास्ता बहुत लंबा है। नहीं समझे? स्पीड अगर आपकी स्लो हो गई तो रास्ता लंबा हो गया, ये कह सकते हैं। एक्चुअली रास्ता लंबा नहीं हुआ। सिंस स्पीड स्लो हो गई तो हम कह रहे रास्ता। अब यहां से चारबाग आपको कार से जाना है या बाइक से जाना है और पैदल जाना है, तो रास्ता लंबा कब है? रास्ता तो उतना ही बड़ा है ना, लेकिन लंबा रास्ता कब हो गया? हाँ, बिकॉज टाइम ज्यादा। तो हुआ क्या, शुरुआत में जब यह स्लैब नहीं था तो P तक पहुंचने में कितना समय लगता था? S1P बाई में C। अरे समय बराबर दूरी बटा, कोई चौल बोल रहा है, कौन है चौल? तुमने बोला चौल, दूरी बटा चाल। अंग्रेजी बोलने के चक्कर में हिंदी को भी उलट पलट दे। लेकिन अब कहानी यह है कि S1 से P की दूरी तो S1 से S1P ही है, लेकिन बीच में चाल गई है बदल, और चाल गई है बदल तो हम कहेंगे कि पाथ लेंथ चेंज हो गया। क्या कहते हैं? चलिए मैं आपको थोड़ी सी बात समझाने की कोशिश करता हूं। अब अगर मैं S1P
को देखूं कितना पहले कितना समय लगता है विदाउट स्लैब। सूर्यांश भाई विदाउट स्लैब कितना टाइम लगता है विदाउट स्लैब है बताइए। बिना स्लैब के समय लगता S1P/C कहां हो क्या कर रही बहन तुम। विथ स्लैब S1 2P। अब देखना 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 कुछ दूर हवा है, उधर पानी उधर स्लैब है, कितने देर हवा है S1P-T/C। हाँ ना बोलते रहना S1P ये हवा है और पानी कर रहे हैं स्लैब T बाई में कुछ भी स्पीड। हाँ ना बोलते रहना म्यू बराबर C/V होता है तो V बराबर C/म्यू होता है। कह रहे हाँ होता ही होगा। अगर आप देखोगे तो आएगा S1 प्लस में म्यू टी बाई में C। हाँ हाँ मोटी। अगर आप इसको यहां से थोड़ा सा ठीक ठाक करोगे तो ये S1P आएगा और प्लस में μ-1 इंटू में T आएगा बाई में C। अब देखो यहां पर पाथ लेंथ S1P थी, अब यहां पाथ लेंथ चेंज हो गई कि नहीं चेंज हो गई मेरे भाई क्या 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 कह रही हो क्या कह रही हो बताओ तो क्या कहना चाह रही हो ये वाली बहन। उन्हें घूर लो, उन्हें चकल्लस कर दो तुम। तो S1P+μ-1T होगा बोलो मेरे भैया। तो पहले पाथ लेंथ ये रही समय के हिसाब से, अब पाथ लेंथ ये हो गई। हाँ ना बोलते रहो तो क्या पाथ लेंथ चेंज हो गई, पाथ डिफरेंस चेंज हो गया। तो मेरे भैया अब वो डेल्टा एक्स में रहा। अब मुझे अगर पाथ डिफरेंस निकालना है तो कहानी में ट्विस्ट आ रहा है, तुम ट्विस्ट करते रहो, ठीक बात है। तो अब होता क्या है पाथ डिफरेंस आने की वजह से जो भी फ्रिंज जहां बन रही थी अब वहां नहीं बनी, अब वो शिफ्ट कर जाए, ठीक बात है। और कितनी शिफ्ट कर जाती मैं कैलकुलेशन पे अब नहीं जाऊं, आप चाहे तो चले जाएं। आप कैसे S2P में सब S1P नहीं घटाएंगे, अब इसे घटाएंगे, वो डेल्टा एक्स आएगा। अरे पापी पहले डेल्टा एक्स क्या लिखते थे S2P माइनस S1P, अब ये S1P प्लस में क्या नहीं लिखोगे क्या, ये क्या बनेगा बताओ। अभी डेल्टा एक्स डैश आप समझ रहे हो नहीं। और ये S2P माइनस S1P YD बाई कैपिटल डी आया था क्या चीज, अरे आया था ही नहीं आया था, डेल्टा एक्स आया था। और आप इसको इक्वेट तो हम उतने चक्कर में नहीं पड़ रहे। तो मैं सीधे ये बताने जा रहा हूं आपको कि ऐसा होने से क्या होगा, ऐसा होने से पूरा का पूरा पैटर्न स्लैब की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। जिधर स्लैब लगा है उधर, और शिफ्ट कितना आएगा मैं आपको बता दे रहा हूं, हर फ्रिंज शिफ्ट करेगा और शिफ्ट आएगा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी ब्रैकेट में μ-1 इंटू में T। कुछ समझ ही नहीं पा रहे हो, कैपिटल डी बाई इंटू में, ठीक बात है। ये सवाल पूछा वूछा नहीं जाता, मैंने चिढ़ के लिए बताया, लेकिन है तो बता दिया, ठीक बात है। लिखिएगा पहला डिस्कशन ऑन इंसर्टिंग द स्लैब, ऑन इंसर्टिंग द स्लैब in the path of
in the path of one of the slit, one of the slit नहीं है, slit है, slit, the entire pattern shifts by, ये लिख लेना, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, इंटू में म्यू माइनस वन टी, इंटू में म्यू माइनस वन ब्रैकेट में और टी बाहर, टुवर्ड्स द स्लैब ठीक, ये सुनो, ये बना लो, थोड़ा इसको समझ में रहे, याद रहे, है ना, इसको बना लीजिए। सूर्यांश भाई, और कोई कोपचा नहीं मिला तुमको? आगे जगह भर गई है, आओ जगह देते हैं बाहर। भैया कौन है? तो राहुल भाई बाहर। अरे आ जाओ, आ जाओ तुम्हारा, अरे आ जाओ, आ जाओ, आओ आओ आओ। कामेश्वर भाई लिखा आपने? ये तोते को बताओ, जा बगल में बैठा है पोपट हरा पहन के। क्या अपना पूरा जहेज का सामान लेके निकले हो क्या तुम? सबसे आगे आओ, ये देखो, ये तुम्हारे कैटेगरी का एक आदमी है, महिला बैठा है, खुद को ए चलो इधर, आप किनारे बैठ रहे। ये जूता किसका तुम ले लिए भाई? किसी दैत्य का जूता लग रहा है। नेक्स्ट कर दे क्या बेटे अपना शिका? इनको बताओ, मुनीम जी को बताओ, ये चमनिया मुस्कान मुस्काती है ना, हंसते समय तुम्हारे यूला बाहर आता है क्या बहन? लटक जाता है यूला, फिर अंदर करना पड़ता, ऐसे हंसती ना। ये बैठी है जो पहले ये हिसाब किताब करती थी, और क्या, चित्रगुप्त की असिस्टेंट। यमराज जी एक बार प्राण लेने आए थे, इनके छोड़ के गए। बताया जाए क्या कर? बेटे प्लीज, तुम तो नहीं 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 मत बोला करो ना, इनके साथ हम चकललेस कर देंगे। बेटे बताओ जरा, ये इनको बताओ, जुल्फिकार को। ठीक है, क्यों बहन? ओ गूगल, अरे क्या बहुत जलील करते हैं आप। अरे नेक्स्ट कर दे, क्या लिख रहे हो? हैं? उन्होंने लिखा, बताइए क्या मतलब है? बेटे आप ठीक है? आर यू लिविंग वर्ल्ड? आर यू लिविंग वर्ल्ड और डेड वर्ल्ड? 20 तारीख से आप लोग का रिवीजन शुरू कर रहे हैं, ठीक है? 15 को क्या 19 या 20 जब भी शुरू हो रहा है, ठीक है? बताया था आपको ना 9 to 6, बताया था 9 to 6, 9 AM to 6 PM।
देखो भाई, अभी रिवीजन जो करना बड़ा, अभी बताता हूं मैं, रुक जाओ, आज क्लास के एंड में बता दो। ठीक है जी, नेक्स्ट तो आपको पता ही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात तो आप लोगों ने ये समझ ली, कोई बुरी बात नहीं। अच्छा, एक बात बताते हैं, सोचिए, अगर मान लीजिए मैं ये दो स्लिट्स लूं और मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ अगर मैं लूं, किसका मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ समझते हैं क्या? यस, कर है कई सारे मिक्सचर। मेरे भाइयों बहनों और पढ़े लिखे, हाँ, लैम्डा 1 लैम्डा 2 ऐसे ही लैम्डा 3 एंड सो, यहां भी सेम टू यू लेना पड़ेगा ना, वेवलेंथ तो यहां पर भी वही होनी पड़ेगी। हमने दोनों स्लिट पे अलग अलग वेवलेंथ दिए, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? एक बात बताओ, चाहे वेवलेंथ कोई भी हो, क्या सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यही बनेगी? कोई दो राय, तीन राय, कोई भी दो राय, एक ही राय है। चलो, सभी की सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यही बनने वाली, समझिएगा। लेकिन अन्य फ्रिंज सेम जगह नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि y बराबर, अगर आप ब्राइट फ्रिंज के लिए लेते हैं, इट इज n d लैम्डा बाई स्मॉल d, और अगर डार्क के लिए लेते हैं तो n माइनस हाफ डी लैम्डा बाई स्मॉल d। देखिए, अगर लैम्डा अलग होगा तो y भी, तो हो सकता है किसी का तीसरा ब्राइट फ्रिंज बनना है, किसी का तीसरा और ऊपर बनेगा, किसी का और ऊपर, किसी, तो ऐसा हो सकता है किसी का चौथा और किसी का तीसरा ओवरलैप कर जाए, तो यहां पर कई पैटर्न प्राप्त हो जाएंगे। जितने वेवलेंथ होंगे उतने, एंड दे ओवरलैप ऑन ईच अदर, दे, तो क्या ऐसा इंटरफेरेंस पैटर्न पढ़ना आसान है या मुश्किल? और अगर हम चाहते हैं कि हम आसानी से पढ़ ले, मुझसे आप बताओ, तो आपको क्या लगता है, एक वेवलेंथ होना चाहिए या कई? आए, क्या बोल रही है? एक होना चाहिए, एक वेवलेंथ, एक पैटर्न बनेगा, और हम उस एक पैटर्न को पढ़ेंगे। लिखो, दुष्ट नहीं तो दूसरा पढ़ लिखो, बोले। हाँ, अगला डिस्कशन है भाई, 2 नंबर पॉइंट है जो तुमने सबक किया नहीं था, लिखो। When mixture of wavelength, मौसी तुम्हारे समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं कि हम अगरबत्ती वगैरह काशी अगरबत्ती मंगवाएं। When mixture of is used, then many patterns are formed overlapping on each other. राहुल भाई, क्या मेनी पेरेंट्स नहीं, मेरी पैटर्न, मेनी पैटर्न, मेरी पेरेंट्स, मेनी पैटर्न्स आर फॉर्म्ड ओवरलैपिंग ऑन ईच अदर, बट मैंने, लेकिन दियर, but their central bright fringe are formed at same place, are formed at what value? I know, same place. क्या आप लोगों ने लिखा है? यार कोई बोल भी नहीं पा। ठीक है बेटे, चिलगोजी, इसको बना लो। देखिए, इसीलिए मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज किया जाता है, ताकि हमारा जो पैटर्न हो वो क्लियर हो, पढ़ने में आसानी हो। भाई इसको तुम बनाओ, ठीक बात है, तुम रहने दो।
मतलब चश्मे से नजदीक वाला देखते हैं और बिना चश्मे से दूर वाला। बाई फोकल क्यों नहीं ले लेती हो तुम? थोड़ी और बुढ़ी लगोगी। है बाई फोकल नहीं है? आधा आधा 2 फ्लोर वाला लिख लिया। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम स्लिट के बीच की दूरी बढ़ा देंगे, अगर हम यानी स्मॉल डी, तो फ्रिंज विड्थ पे क्या असर पड़ेगा? कम हो जाएगी। और स्लिट के बीच की दूरी कम रखेंगे तो अरे यार ये कैसे ना, बीटा बराबर डी जितना कम रहेगा बीटा उतना ज्यादा रहेगा। क्यों भाई सूर्यश भाई? उतनी ही फ्रिंजेस दूर दूर बनेंगी, पढ़ाई करना उतना ही आसान। ठीक है ना, लिख लो। फॉर वाइडर फ्रिंज, फॉर लिखो चुपचाप। नहीं, उसको कैसे पता ये थर्ड होगा? तुम उसकी तरफ देख करके मेरे से पूछ रही हो, भैंगी कहेंगी। फॉर वाइडर फ्रिंज, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स ब्रैकेट में स्मॉल डी, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स ब्रैकेट में स्मॉल डी should be smaller, should be smaller. Do you agree with me? Yes or no? बेटे ओ चकल, ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्या चीज ये लिखना है? ये क्यों लिखना है? तुम्हें ही पूछो गड्ढे। बोले अब अगली बात करने जा रहे हैं ब्यूटीफुल तरीके से। देखिए डार्क फ्रिंज का क्या मतलब होता है? जिसकी इंटेंसिटी मिनिमम हो पर जीरो नहीं। जीरो इंटेंसिटी का मतलब ब्लैक। डार्क का मतलब ब्लैक नहीं होता, लेकिन ब्लैक डार्क होता है। डार्क का मतलब जैसे बोलते हैं ना डार्क ब्लू है, डार्क ब्लू का मतलब यह हुआ कि उस गाढ़ा, एक मिनट पहले तो ये कौन है? ये इंसान मुझे पकड़ में आना चाहिए। आप हो। डार्क मतलब गाढ़ा कि ब्लू में और दूध मिला दिया गया है? गाढ़ा क्या होता है पहले ये बताओ। डार्क का मतलब हो गया लो इंटेंसिटी। अच्छा कुछ लोग ना ऑब्जेक्ट के कलर पे चले गए। मैं ऐसे लोगों को नमन करता हूं, ये मां मलिच है, क्योंकि ये फिर अभी फंस जाएंगे। कहेंगे एक बात बताइए, जब कलर लाइट 7 ही कलर की होती है तो कपड़ा इतने कलर का कैसे होता है? ऑब्जेक्ट का कलर एक अलग बात है और लाइट का कलर एक, लाइट के कलर का संबंध फ्रीक्वेंसी से है और कपड़े के कलर का संबंध बहुत सी चीजों से। किसी से? बहुत सी चीज। वो टकरा करके किस तरीके से आता है वो हमारी आंखों के ऊपर भी डिपेंड करता है। कई लोग को हरा लाल में फर्क नहीं दिखाई देता है। ऐसा भी तो होता है ना, क्यों? आंखों का फर्क हो गया ना, कुछ आंखों में गड़बड़ी हुई, कुछ डिफेक्टिव पीस है। ठीक बात है। तो भाई और बहनों, ऑब्जेक्ट के कलर की बात नहीं करो। अच्छा अगर हम एम्पलीट्यूड, जैसे मान लीजिए यंग ने बराबर लिया था ना एम्पलीट्यूड, तो डार्क वाला जो फ्रिंज बना था वो कैसा था रहा होगा? ब्लैक। और ब्राइट वाला एकदम ही तीखा चमकीला, हाँ चिमकदार। तो अगर आप एम्पलीट्यूड बराबर ले लेंगे वाईडीएससी में तो कंट्रास्ट अच्छा आ जाएगा, यानी ब्राइट वाला और ब्राइट हो जाएगा और डार्क वाला काला ही हो जाएगा। अब काला से ज्यादा कोई डार्क हो सकता है क्या? बताओ भैया दानिश भाई, नहीं हो सकता। बहन आप तो जानती हैं ये सब बातें। यस, क्रीम का असर है। लिखो,
बहन नाराज नहीं होते हैं, काले गोरे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फेयर एंड लवली की कंपनी बंद हो जाएगी अगर ऐसा होगा तो, ठीक है। तुम 2 बार मुंह पे फेयर एंड लवली लगाओ ना, वो अलकतरा बना तो फिर कहना। लिखो, बोले लिखो। कोई बात नहीं बहन, लगाना चाहिए, देखो अच्छी बात। तुम दूसरा क्रीम लगाती हो, बोरोलिन। रोजा है, कह रही है रोजा इसलिए क्रीम नहीं लगाते। लिखो लिखो लिखो, बेटे तुमने एहसान नहीं किया मेरे ऊपर, चलो लिखो चुपचाप। भगवान कसम झूठ नहीं बोल रहे, लिखो। बोल रहे हैं द एम्पलीट्यूड है, मतलब इतना कॉमन सेंस नहीं है कि हम नेक्स्ट बात ही कर रहे होंगे, उसी में बात घुसेड़ रहे हैं क्या हम। वो उधर दांत के नीचे उंगली अड़ा, कौन से नंबर पे आएगा ये। मालूम मोहल्ले में किसी घर का बच्चा देख रही है, लिखो। समझ में नहीं आ रहा किस नंबर पे आएगा। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ, अरे तो ठीक है, द एम्पलीट्यूड, इफ द एम्पलीट्यूड लिखो यार, द एम्पलीट्यूड, अच्छा नहीं ठीक है, द एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स मस्ट बी सेम फॉर, मस्त नहीं है, मस्ट है। कौन है मस्त बोल रहा है ये, मस्ट बी सेम। बेटे आप क्या पहले प्रौढ़ शिक्षा सिलाई केंद्र में थी क्या, तो ये पैर क्यों हिला रही हो। अपने करण अर्जुन को पाल्टी बेचती हो क्या। पता नहीं ये लोग आगे बैठ रहे हैं, अजीब अजीब हरकतें करते हैं। मस्ट बी फॉर बेटर कंट्रास्ट, फॉर सेम फॉर बेटर कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट समझते हैं आप दानिश भाई, कॉन्ट्रास्ट शब्द का क्या मतलब है। कोई मतलब नहीं है। कॉन्ट्रास्ट शब्द का मतलब पता है कौन सा भैया, सूर्यांश भाई आप बताओ कॉन्ट्रास्ट शब्द है जी। आप मुझे करके दिखा सकते हैं, आइए आइए करके दिखाइए, अरे आइए करके दिखाइए प्लीज। इतने पता नहीं किसको कॉन्ट्रास्ट समझा हुआ है। क्या कॉन्ट्रास्ट का क्या मतलब होता है। अभी आपने बोला कि आप मुझे करके दिखा सकते हैं, ये कुछ और समझ गया कॉन्ट्रास्ट। आप कॉन्ट्रास्ट समझती बहन। दो अपोजिट चीजें, ये कौन सी बात है बहन। ये क्या अर्चना पूरन सिंह हो तुम। ऐसे नहीं थी, अरे ये क्या बात चल रही है। ये पता नहीं कौन कौन लोगों में क्या सवाल पूछता है, लोग क्या जवाब देते रहते। ऐसे लग रहा है जैसे मैंने कोई मतलब ये बढ़ाए थे तो अपोजिट, आप समझो उल्लू कहीं की। अरे क्या होता कंट्रास्ट, तो फिर बोलो नहीं पता है। बहन आप बताइए कॉन्ट्रास्ट क्या मतलब। तुम उसका एग्जैक्ट वर्ड नहीं बोल पाओगी तो आगे पीछे का वर्ड बोलो। हैं? राहुल भाई बताइए कॉन्ट्रास्ट का क्या मतलब। अलग अलग क्या, अलग अलग दो चीजों को हम आसानी से पता लगा। कौन सी वो दो चीजें जिसे पता लगाना चाहते हैं। ये जस्ट एक एग्जांपल है, उसमें क्या पता लगाना चाहते हैं आप। कामदेश्वर भाई आप बताइए कॉन्ट्रास्ट। ये पहले सरेंडर बोल दिया। बताओ भाई तुषार भाई आप बताइए। मैं तो बताऊंगा भाई, पैसे उसी बात के लेता हूं मैं। कॉन्ट्रास्ट है, है? अल्टरनेट पोजीशन पे है, हम उसको अलग अलग कर पाए। अच्छा वाह भाई वाह। हाँ आप बताइए, अब उसके आसपास के वर्ड में कुछ बता रही। मौसी बताओ कॉन्ट्रास्ट क्या होता है। हाँ? पता नहीं, कहा पता नहीं है तुमको, बताना पड़ेगा, बता दो। ये हम लगता है पूरा मुंह भर थूक भरी रहती है तुम। हाँ जी आप बताइए। अब नहीं पता, किसी को नहीं पता है।
चलो, कंट्रास्ट का मतलब होता है ब्राइट और डार्क के बीच का अंतर। अगर हम कंट्रास्ट बढ़ाते हैं तो इसका मतलब ब्राइट और ब्राइट हो जाएगा, डार्क और डार्क। द डिफरेंस बिटवीन ब्राइट एंड डार्क इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, यानी ज्यादा डिफरेंस दिखने लगेगा ब्राइट और डार्क में। ब्राइट वाला एकदम चमकीला दिखेगा और डार्क एकदम करिया काला दिखेगा। हाँ, समझ में आ गया? तो ये कौन करिया दिखा रहा भाई? ठीक बात है, सबके समझ में आया या नहीं आया? कोई समस्या, उलझन, परेशानी, तकलीफ? तो भाइयों बहनों, ये कहानी थी वाईडी ऐसे की। आए पुई मत करो। देखिए, अपने एनसीईआरटी के सिलेबस में फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म और लॉयड मिरर एक्सपेरिमेंट नहीं है। आपके पास एनसीईआरटी है? पता नहीं, कुछ गड्ढों के पास है, कुछ गड्ढों के पास नहीं है। तो जो गड्ढों के पास नहीं है वो गड्ढे देखे। जरा चैप्टर बताओ तो, पहला है कि दूसरा है? नहीं, दूसरा होगा ना, दूसरा होगा ना। सेकंड को ही दूसरा कहते हैं। क्या बात? ठीक है, देखो इसमें जो है हम लोग हाइगेन का प्रिंसिपल पढ़े थे पहले। कोहेरेंट और इनकोहेरेंट मैंने बता ही दिया था आपको, फिर ये इंटरफेरेंस कराया था। ये देखो, ये वाईडीएससी का एक्सपेरिमेंट है। पूरी कथा हम लोगों ने गाई थी, बात समझ में आई थी। ये देखो, ये पैटर्न है, देख रहे हैं आप? एकदम देखो, ये बीच में एकदम चमकीला दिख रहा है, फिर डार्क होते होते एकदम डार्क, फिर ब्राइट डार्क, ऐसा हो रहा है ना। तो इट इज लाइक दैट। ठीक है, चौंधिया जाएंगे तो आपने आंखें बना लो का? ठीक है। अब देखो, इसमें तो एक बकवास सवाल पूछता, कहता है कि टू स्लिट्स आर मेड ऑफ 1 मिलीमीटर अपार्ट and the screen is placed 1 meter away. What is the fringe separation between blue green light of wavelength 500 nanometer is used when blue green है, सॉरी, एक वेवलेंथ है, ब्लू ग्रीन वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर, उसको यूज कर रहे हैं। तो फ्रिंज स्पेसिंग क्या होगी? फ्रिंज स्पेसिंग का मतलब फ्रिंज विड्थ पूछ रहा है। डी लैम्डा बाय डी, फार्मूला छोड़ के सब दिया है। अब देखो, यहां पर आपसे सवाल पूछा जा रहा है। ये सवाल हमारे पास थोड़े अच्छे वाले हैं, हम लोग इसका जवाब देंगे और जवाब आप लोग देंगे सोच समझ के देंगे। ठीक है? अरे यार बहुत गंदे हैं, जल्दी करिए, मैं डिफ्रैक्शन बनाऊंगा फिर क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस मिक्स होता है। बोलूं? कहता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन वाईडीएससी ड्यू टू ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस। अब आप लोगों ने कंसेप्चुअल सारी चीजें पढ़ ली हैं, तो मैं सारे ऑपरेशन एक एक करके बता रहा हूं, आप मुझे बताइएगा क्या, जिसको जवाब मिल जाएगा एनसीईआरटी में फट से देख लेगा। इधर देखो तुम मोटल लो। पहला, द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट। स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी अगर हम बढ़ा दें तो क्या होगा? क्यों नहीं पड़ेगा? फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? हैं? बढ़ जाएगी? यस और नो? और कोई बात? और कोई बात तो नहीं पड़ेगी ना? वाई भी बढ़ जाएगा? क्यों वाई नहीं बढ़ेगा? है? यानी अगर जहां पर चौथी फ्रिंज बन रही थी वो थोड़ा ऊपर बनने लग जाएगी, वाई बराबर डी लैम्डा बाय डी। तो इसमें इन्होंने आंसर आपको दे रखा है एंगुलर सेपरेशन। अच्छा, एंगुलर सेपरेशन वही रहेगा, ये तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। क्या एंगुलर सेपरेशन वही रहेगा? और एक्चुअल सेपरेशन फ्रिंज इंक्रीजेस पोर्शन ऑफ डिस्टेंस स्क्रीन। ये देखो वो बात है, ठीक बात है। अच्छा, अब चलिए दूसरे की बात करते हैं। कहता है द मोनोक्रोमैटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। तो वेवलेंथ अगर शॉर्टर कर दोगे तो फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी, श्योर है। और जो फ्रिंज जहां बन रही थी और पहले बनने लग जाएगी। और क्या फर्क? एंगुलर सेपरेशन पे भी असर पड़ेगा, वो भी कम हो जाएगा।
बिकॉज लैम्डा कम। इतनी तो समझ गए आप लोग ना। चलो, इसी पे एक सवाल बन सकता है, ठीक है। कहता द सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स इज इंक्रीज, ये तो मैंने बता दिया। अगर सेपरेशन बढ़ाओगे तो फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी। डी लैम्डा बाई स्मॉल डी है ना, अगर स्मॉल डी को आपने बढ़ाया तो बीटा कम आया। हाँ ना बोलो, क्या कौन कम आया? थूक देना तुम बीटा के ऊपर, ठीक। अगला सवाल है डी, द सोर्स स्लिट is moved closer to double slit plane. The source slit is moved closer to the double slit plane. जो पीछे वाला स्लिट है, सोर्स वाला, उसको करीब लाया गया। तो उसको करीब लाने से कोई फर्क पड़े क्या? अरे भाई, जो सोर्स पीछे से हमने एक का दो किया था कि नहीं किया था, उस एक को करीब लाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़े? आप सोच के देखो, कोई फर्क पड़ेगा? शायद इंटेंसिटी पे थोड़ा असर पड़ सकता है, पता नहीं। इस बात को कंसीडर किया गया कि नहीं किया गया? डी वाला क्या कहता है? लेट बी द साइज ऑफ सोर्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन इंटरफेरेंस इन द कंडीशन सो अदरवाइज इंटरफेरेंस पैटर्न व्हाट इज डिफरेंट पार्ट ऑफ द सोर्स ओवरलैप एंड सो द फ्रिंज thus the s decreases। ये पता नहीं क्या है। the interference pattern gets less and less sharp and when the source is brought too close for this condition to valid the fringe disappear till this happens the fringe separation remains fixed। देखो, स्लिट फ्रिंज सेपरेशन पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, यस और नो। देखो, एक बात है, समझो, यहां पर जो फ्रिंज का पैटर्न प्राप्त होता है, फ्रिंज का जो पैटर्न प्राप्त होता है वो निर्भर इस बात पे करता है कि जो साइज ऑफ सोर्स है वो कितना है। अगर हम एक बहुत बड़े सोर्स को ले लेंगे, राइट, बहुत बड़े साइज को ले लेंगे, तो हमको फ्रिंज प्राप्त नहीं होती, राइट। जो सोर्स का साइज होना चाहिए वो कम होना चाहिए। वो एक कंडीशन को फॉलो करता है। अब ये कंडीशन डिराइव्ड नहीं है, डायरेक्ट आप में लिखी हुई है। वो ये कंडीशन आप समझ पाओ तो ठीक है। स्मॉल एस बाई कैपिटल एस लेस देन लैम्डा बाई डी, समझिएगा। जहां पर एस साइज ऑफ सोर्स होता है स्मॉल एस और कैपिटल एस डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन ऑफ टू स्लिट्स, है ना, यानी सोर्स से ये कितनी दूरी पे रखा गया है। तो वहां पर पैटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सोर्स के स्लिट से दूरी पे और उसके साइज पे, दोनों पे निर्भरता होती है, ठीक बात है। तो अगर आप इसको करीब ले जाओगे तो ये रेशियो अगर इससे कम रहा तो आपको फ्रिंज पैटर्न प्राप्त होगा। लेकिन जैसे ही ये रेशियो स्मॉल एस अपॉन कैपिटल एस, जैसे पास ले जाओगे कैपिटल एस कम होता जाएगा। कैपिटल एस है क्या? दूरी है ना। तो मेरे भाइयों बहनों, जैसे जैसे एस कम होगा तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जैसे ही लैम्डा बाई डी से ज्यादा हो गई तो फ्रिंज पैटर्न प्राप्त नहीं होगा। लेकिन इसके मूव कराने से यहां जो फ्रिंज बन रहे होंगे उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यही बात इसमें लिखी हुई है। तो आप चाहो तो उसे हाईलाइट कर सकते हो। एक बात है, एक बात पूछी गई, आप समझ गए कि नहीं? अरे जो एक का दो किया था हमने, तो उस एक सोर्स को मूव कराने से क्या असर पड़ेगा उसका जिक्र। अगला सवाल क्या है? द विड्थ ऑफ सोर्स स्लिट इज इंक्रीज। द विड्थ ऑफ सोर्स स्लिट इज इंक्रीज। जो स्लिट की विड्थ हम उसको क्या कर दे? बढ़ा दे। अगर आप सोर्स स्लिट की विड्थ बढ़ा देते हो तो क्या होगा? पता है क्या हो जाएगा? उसका रीजन ये हो जाएगा कि वहां पर कई वेवलेट बन जाएंगे, एक वेवलेट नहीं होगा। फिर क्या होगा? कई वेवलेट बन जाएंगे, और कई वेवलेट बनने की वजह से होगा क्या? जब वहां कई वेवलेट बन जाएंगे तो कहीं पर अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था तो वहां पर और भी लोग जाकर के इंटरफेयर करने लगेंगे। कंफर्म है? और ज्यादा अगर स्लिट की चौड़ाई हो जाएगी तो हर जगह इंटरफेरेंस बराबरी तौर से हो जाएगा, और जहां डार्क फ्रिंज बना होगा वहां ब्राइट बन जाएगा।
और जो ब्राइट होगा उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, तो मिला जुला के फ्रिंज का पैटर्न गायब हो जाए। फिर अगला है द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अ सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट। और व्हाइट लाइट में कितने वेवलेंथ होते हैं? 7। तो कितने पैटर्न बनेंगे? 7। लेकिन सबका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज तो एक ही जगह बनेगा। अरे ये सुनो, तो व्हाइट लाइट अगर यूज करोगे तो 7 अलग अलग तरह के पैटर्न बन जाएंगे जो ओवरलैप करेंगे, लेकिन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज व्हाइट हो। इसमें लिखा होगा आंसर, पता नहीं कहां है, यही है। हाँ, द सेंटर ब्राइट फ्रिंज फॉर द डिफरेंट कलर आर सेम पोजीशन, देयरफॉर द सेंटर फ्रिंज इज व्हाइट, और बाकी सबके लिए वो अलग अलग जगह बनेगा। ठीक बात है? समझ में आया कि नहीं आया? तो दीज आर द डिस्कशंस बेस्ड ऑन YDAC। क्लियर है? जो सारी कहानियां उसकी हो सकती वो हमने डिस्कस कर दी। क्लियर? तो इंटरफेरेंस में हमने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा। कौन सा? कैसा? आप बोल नहीं पा रहे हैं। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा। कुछ इस पे हम क्वेश्चंस करा ही देते, ठीक है, जिससे फिर हम डिफ्रैक्शन पे आते हैं। कुछ 4-5 क्वेश्चन करा लेते हैं, फिर मिक्स वाले क्वेश्चन कराने के लिए हम वापस इस पे आएंगे। ठीक है? तो आइए हम लोग मिक्स वाले क्वेश्चंस, मिक्स नहीं, शुद्ध क्वेश्चन करते हैं। 36 ईयर को दे दे। मॉड्यूल हो तो मॉड्यूल ओपन कर लीजिए, 36 ईयर हो तो 36 ईयर पर लाओ तेरा दोनों वो भी तो, तुम खड़ी नहीं हो पा रही हो। चलिए करा जाए क्वेश्चन। बोला जाए? अरे बोलो मेरे भैया, बोला जाए। अब देखो 2000, पहले मैं यंग से ही क्वेश्चन करा देता हूं, यंग पर बेस्ड। ठीक है? सुनो मेरे भैया, बोले शुड आई स्पीक, शुड आई स्पीक? हे गड्ढे, मैं बोलूं? यार बहुत गंदे लोग हैं। 2023 में एक सवाल आया था अम्मा जी, कहता है फॉर YDAC 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। कहता है इफ स्क्रीन मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट्स, एंगुलर पोजीशन ऑफ फ्रिंज रिमेन्स कांस्टेंट। कहता है अगर हम स्लिट को स्क्रीन से दूर कर दे तो एंगुलर पोजीशन पे असर नहीं पड़ेगा। सही कह रहा है? फिर कहता है इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ। अभी देखो हम लोग को स्मॉलर वेवलेंथ कह रहा था ना। अब देख रहे हो क्वेश्चन कहां से रहा है? एनसीईआरटी क्वेश्चन कहां से है? तो वहां क्या लिखा था? स्मॉलर। अरे भूल, यहां इन्होंने क्या कर दिया है, वो जो मैंने ए से लेकर के एफ तक अभी डिस्कशन कराया है ना, उसको देख लेना। मैं आपको एकदम दावे के साथ कह रहा हूं, हालांकि इसकी पूरी एक सीरीज में कराऊंगा। मैंने आपको बताया कि रिवीजन हमारा होगा, उसके बाद पूरी एक सीरीज कराऊंगा एनसीईआरटी पे, एकदम पेपर आउट वाली सीरीज। मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा कि एनसीईआरटी में कहां कहां से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, किस किस ब्लॉक से। आइए रहने दो, हम मजाक कर रहे हैं। इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लार्ज, वेवलेंथ बढ़ा दिया, द एंगुलर सेपरेशन डिक्रीजेस। गलत कह रहा है, गलत कह रहा है। यानी स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट फॉल्स। यस 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 बहन, बस और गंदा बोल सकती, बोलो। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलते क्यों नहीं हो? अरे दीवानो, बात समझ में आई? बेटे अपना चिरकुटाही। अगला 14, मतलब अगला क्वेश्चन है 2022 में। आप देख रहे हैं क्वेश्चन इस पूरे वाले चैप्टर से 1 आएगा या 2 आएगा। 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक? तो 2 क्वेश्चन के, और सस्ते सवाल, फ्री के। यस,
कामदेश्वर भाई क्वेश्चन है 2022 का। 2000 कोई बोल भी नहीं पा रहा है कि 22 का क्वेश्चन। बाय बाय। चलिए, कहता है इन YDAC a student observe 8 fringe in a certain segment of screen when monochromatic of light 600 nanometer is used। एक certain region में एक स्टूडेंट को 8 फ्रिंज मिलते हैं अगर 600 नैनोमीटर वाले लाइट को इस्तेमाल करता है। कहता अगर वेवलेंथ को हम चेंज कर देते हैं, 400 कर देते हैं, तो नंबर कितने हो जाएंगे उसी रीजन में। अरे भैया एक बात बताओ, 8 का क्या बनेगा वो रीजन में? 8d लैम्डा 1/d। अरे एक फ्रिंज अगर d लैम्डा बाई d का होता है तो 8 फ्रिंज का इतना ही, तो और उतना ही दूरी में पूछ रहा है इसका कितना फ्रिंज बनेगा जिसका d लैम्डा 2/d। हाँ ना बोलते रहना। क्या d/d चला गया है क्या? 8 गुणे 600 था पहले, और यहां पर हमारे पास 400 है। सही बात है, 100 तो चला गया। 4 दूना 12, 12 आएगा क्या? ये क्वेश्चन टफ है, आप नहीं समझ रहे हो कितना चूरन सवाल पूछता है। फ्री का सवाल है भैया, वेव ऑप्टिक्स का, वेव मोशन वेव ऑप्टिक्स, फ्री फंड का सवाल, लूट लो ऑफर। कोई दर्द नहीं है, बढ़ा जाए आगे। हाँ जी सूर्यांश भाई, should we proceeds? Should we proceeds? सूर्यांश भाई, you may proceed। नहीं भाई, वो शाम को देगा। क्या उनको क्या बताई तुम बहन को? बेटे वो ऐसे ही पागल हैं, उनके चक्कर में ना पड़ा करो, ठीक है? यस, शी इज मैड एक्चुअली। क्या पूछ रहे भैया? राहुल भाई क्या कह रहे? नहीं कुछ तो, अरे भाग। चलिए बताया जाए, शुड आई स्पीक? हाँ, शुड आई आगे बढ़ा कर। अगला सवाल थ्योरेटिकल है, मजाक है। कहता है इन YDAC बीस में इफ द सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्स इज हाफ्ड, यानी स्मॉल डी कम कर दिया गया और डिस्टेंस आधा कर दिया और डिस्टेंस को डबल कर दिया गया, तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी? ओ माय गॉड्स, हमने ट्वाइस कर दिया डी को और स्मॉल डी को हाफ कर दिया। क्या ये 4d लैम्डा बाई स्मॉल डी है? मेरे भाइयों बहनों, क्या ये 4 बीटा नहीं हो गया? कोई दर्द है क्या? कोई परेशानी है क्या? कोई तकलीफ से गुजर रहे हो तो मुझे मत बताइए। तो क्या हो गया? 4 टाइम्स, 4 गुना। अब बताइए, ये सब सवाल पूछते हैं मजाक करके। कि भाई अंकल सही है क्या? तुम्हारे फूफा लग रहे ना वो सब। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्या कहता है? ये 2019 का सवाल है। कहता है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में लाइट की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर यूज की, तो एंगुलर विड्थ ऑफ फर्स्ट मिनिमा फाउंड ऑन स्क्रीन
प्लेस 1 मीटर अवे वॉज फाउंड टू बी दिस। भाई देखिए, फर्स्ट मिनिमा हो या सेकंड मिनिमा हो या थर्ड मिनिमा हो या फोर्थ मिनिमा, सारे मिनिमा और सारे मैक्सिमा की विड्थ तो सेम आएगी। कोई यहां मिनिमा मैक्सिमा की विड्थ अलग आएगी? आप बताइए बहन। मटर आएगी। कहता है 0.2 डिग्री एंगुलर विड्थ आया। कहता है व्हाट विल बी द एंगुलर विड्थ ऑफ फर्स्ट मिनिमा। अरे फर्स्ट मिनिमा क्या बोल रहा है मौसी, नींद आ रही है। फर्स्ट मिनिमा, द एंटायर एक्सपेरिमेंटल apparatus इज immersed इन वाटर। एक बात बताओ, एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा बाई डी। अब क्या हो गया होगा? पानी में घुसेड़ोगे तो लैम्डा चेंज नहीं हो जाएगा, तो थीटा डैश बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा बाई म्यू इंटू में डी। कह दो कि झूठ है ये, क्या ये थीटा बाई म्यू हो गया? अरे नहीं, गलत बात है। अच्छा, थीटा कितना है? 0.2 और म्यू कितना है? 4/3। कोई बुरी बात नहीं, आप इसको अकेले में करना। 3 दूना 6 होगा, 4 कम 4, 0.15 डिग्री है ऑप्शन में। बाकी डेटा किसी काम का था या बेकार था? किसी काम का। अब कोई हो सकता है उसी में उलझ जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि क्वेश्चन से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश मत किया करिए, कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करिए। आगे बढ़ाएं क्या बात को? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बोले क्या हो गया भाई? कुछ बताना चाह रहे हैं? क्या कह रहा है? बताएंगे तो अकेले में बताओगे? शर्माने की क्या बात है? क्वेश्चन पढ़े तुम? 2019 उड़ीसा नीट, उड़ीसा में हुआ था अलग से। कहता यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कोई इनिशियल फेज डिफरेंस नहीं। कहता 2 स्लिट से लाइट जाती है। एक पॉइंट है स्क्रीन पे जहां पर 5th मिनिमम है, उसका पार्ट डिफरेंस बताओ। किसका बताना है आपको? 5th मिनिमम। एक बात बताओ, मैंने पाथ डिफरेंस निकालना सिखाया था। 5th मिनिमा का कुछ ना कुछ वाई तो होगा ना, तो डेल्टा एक्स बराबर था क्या बताइए? वाई स्मॉल डी था, वाई में कैपिटल डी, यही तो था। आप भूल गए लग रहा है। किसी भी वाई पे पार्ट डिफरेंस निकालना याद है? अच्छा, 5वां मिनिमा है, 5वें मिनिमा के लिए वाई क्या होगा बताओ? n-12 मिनिमा है ना, तो 5 - हाफ डी लैम्डा बाई स्मॉल डी इंटू में ऊपर स्मॉल डी नीचे कैपिटल डी। डी चल बता, 5 में से आधा जाएगा तो 4.5 बचेगा, यानी 9/2 लैम्डा। क्या ये पार्ट डिफरेंस आ गया है? अगर हमसे फेज डिफरेंस पूछता तो भी हम बता सकते थे, नहीं बता पाते? अरे बता पाते, नहीं बता पाते? छापो। देखो, इसमें कोई दम नहीं होता मेरे भाइयों बहनों। मैं आपको बताऊं, बहुत वाहियात सवाल पूछा जाता है। अगला प्रश्न मैं नहीं कराऊंगा, बहुत आसान है। मैं 19 नंबर का प्रश्न कराता हूं। को नहीं है? अभी कूटेंगे तुम्हारा शुक्रिया सूझ जाएगा। हाँ,
बिल्कुल सही। 2017 17। अमरेश्वर भाई, अगला प्रश्न है नीट 2017 का। ठीक 7 साल पहले की बात है। हम पैदा नहीं हुए थे। कौन बोला पैदा नहीं हुआ था? तुम 2017 में पैदा नहीं हुए थे? ये बोल रहा है कि 2017 में पैदा नहीं हुआ था ये। अच्छा से पैदा हुए थे क्या? बोला जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, आप सब पढ़े लिखे हैं, मेरी जानकारी के मुताबिक थोड़े थे समझदार भी। बोलूं? 17 नंबर कहता है, सॉरी 19 नंबर कहता है, 17 ईयर है। यंग डबल सीड में पहला परफॉर्म्ड इन एयर देन मीडियम इट इज फाउंडेड 8वां ब्राइट फ्रिंज इन मीडियम लाइज द 5वां डार्क फ्रिंज इन एयर। यानी जहां पर 8वां ब्राइट फ्रिंज मीडियम में है, वहीं पर 5वां है फिफ्थ डार्क। कहां पे है? ये एयर की बात है और ये मीडियम की बात है। देखो इधर, ये मीडियम की बात, ये आओ। अच्छा, ये मीडियम की बात है। मीडियम में लैम्डा वही रहेगा कि चेंज हो जाएगा? है ब्राइट फ्रिंज अगर 8वीं होगी तो फॉर्मूला बनेगा A8 डी लैम्डा डैश। कोई बुरी बात कर दी मैंने? सही है? अरे हाँ है ना? पोपटलाल ध्यान दो इधर। अब एयर में 5, हाँ हरा पहन के घूम रहा है, 5 माइनस आधा डी लैम्डा बाई डी डी। हाँ भैया ने उड़ते हुए देख, लैम्डा डैश बराबर लैम्डा बाई तुम्हारा मुंह। ये कौन है भाई ऐसा? हाँ हाँ, क्या हमें म्यू चाहिए? 8 दूना 16 बटे 9 एकम 9 7 16 9 सते 63 9 सते 63 चलता चलेगा। क्या 1.78 है कोई? दैट विल बी द आंसर। बोला जाए। मैं सभी पापियों से निवेदन करूंगा, ज्यादा ना बकवास किया करो। क्वेश्चन नंबर 2020, ईयर है 2016।
बोले, कहता है द इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम इन वाईडीएससी इज आई नॉट। अच्छा सुनो, हमारे हिसाब से वाईडीएससी में मैक्सिमम की इंटेंसिटी 4 आई नॉट। यहां क्या बोला है, इसका मतलब जो स्लिट से निकलने वाली इंटेंसिटी वो आई नॉट नहीं होगी, वो कुछ और होगी। तो मैं यहां पर बना दे रहा हूं ताकि हमको हौसला मिलता क्या रहेगा। यहां से मान लो इंटेंसिटी आई डैश और यहां पर इंटेंसिटी आई डैश है। आई मैक्स हाउ मच, आई मैक्स हाउ मच, एंड दिस इज व्हाट 4 आई डैश हो जाएगा ना। पापियों हाँ ना बोलो। डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट इज 5 लैम्डा, where lambda is the wavelength. What will be the intensity in front of one of the slits seen placed at that बराबर कैपिटल D? स्मॉल d 5 लैम्डा है, कैपिटल D 10 D है। कितना है 10 D मतलब 50 लैम्डा। कोई बुरी? कहता है एक बात बताइए, जो इसमें से एक अपना स्लिट है उसके ठीक सामने चले जाओ। यहां पर क्या पूछा मेरे से? अरे यार बोलो क्या पूछ रहा भाई? यहां ओ माय गॉड, यहां इंटेंसिटी पूछ रहा। अब इंटेंसिटी कैसे बता भाई? इंटेंसिटी का जनरलाइज फॉर्मूला आपकी जिंदगी में क्या था? आई बराबर में 4 आई नॉट या आई डैश कर लेंगे कॉस पाई बाई 2। क्या यही था? पता है मुझे याद नहीं है, कॉस स्क्वायर था या कॉस स्क्वायर होगा। आई एम हैप्पी। तो अब इतना लोग बता दी, उसके बाद पीछे से क्या बता रहे तुम तोते कहीं के? 4 आई नॉट, यानी हमको यहां पर फेज डिफरेंस या मेन फार्मूला भी लगा सकते हो, I1 प्लस I2 प्लस 2। अरे यार अगर आपका दिल ऐसे नहीं कुछ मान रहा है तो I डैश प्लस I डैश प्लस 2I डैश कॉस फाई आप ये भी कर सकते हो। यहां से आप 2I डैश कॉमन लेकर के 1 प्लस कॉस फाई कर सकते हो। आप ऐसे भी तो, हमको फाई चाहिए। सुनो मेरे भैया, हमको यहां क्या चाहिए? इट्स वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। यहां ओनू क्या, इधर देखो ये स्मॉल डी होगा। बोलो भैया, क्या यहां पर सेंटर ब्राइट फ्रिंज होगा? क्या इसका वाई वाई यही होगा? बोलो, क्या इसका वाई D/2 नहीं होगा? अरे पापी, किसी एक स्लिट के सामने जाओगे तो वाई D/2 नहीं हो जाएगा? नहीं समझ पा रहे हो? सेंटर ब्राइट बोलो भाई। बेटे तुम्हें चकलिस क्या समझ? ओके बोल तो रही। देखो रजाक भाई, वाई बराबर D/2 ना आया तो नहीं। आपको डेल्टा एक्स याद है? अगर वाई पता हो तो डेल्टा एक्स निकालना याद है? तुम्हारा मुंह भाग रहा है क्या? तो ऐसे पकड़ के क्या बैठी हो मल्लिच कहेगी? डेल्टा एक्स बराबर क्या था? अरे यार बे यार, ये था कि नहीं था? वाई बोलो, स्मॉल डी बोलो, कैपिटल डी। माय गॉड्स, हमको स्मॉल डी और कैपिटल डी पता है। सूर्यांश भाई, डू वी नो द थिंग्स? व्हाट थिंग्स? स्मॉल डी बोलो 5 लैम्डा, 2 बोलो 5 लैम्डा 50 लैम्डा। क्या लैम्डा लैम्डा गया? 50 25 दूना। क्या लैम्डा बाई 4 नहीं आया? तो क्या मैं फाई नहीं निकाल सकता हूं? कैसे बताओ ना? 2 पाई बाई में लैम्डा इंटू में लैम्डा बाई 4। अरे यार लैम्डा लैम्डा गया, पा 2 आया। पाई बाई 2 होता है बहन, पा 2 क्या होता है? पाई बाई 2 आया। उठा करके यहां छाप दो, 2I डैश की जगह I नॉट बाई 4 हो जाएगा। बोलो यार, 1 प्लस में cos 90 की वैल्यू क्या आती है? 0। और 1 प्लस 0 1 होता है। अकेले में करोगे I नॉट बाई 2 नहीं आएगा। अरे आया नहीं आया? बात भेजे में घुसी कि नहीं घुसी? आप क्या हो बहन?
नेक्स्ट कर दे। नेक्स्ट कर दे। ठीक है, बताया जाए। चलिए, बहुत अच्छी। तो भाइयों बहनों, ये कुछ कहानियां थी, मैंने आपको सुना दी और मैंने आपको बता दिया। ठीक बात है। अरे यस और नो, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं यहां पर किसके बारे में। हाँ जी, डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन डिफ्रैक्शन ना पढ़ के पहले मैं पोलराइजेशन आपको पढ़ा दे रहा हूं। ठीक बात है। लास्ट में आपको हम डिफ्रैक्शन पढ़ाएंगे, क्योंकि समय इतना है कि हम पोलराइजेशन पढ़ लेते हैं, कल डिफ्रैक्शन पढ़ लेंगे। तो आइए पहले पोलराइजेशन ही पढ़ लेते हैं। व्हाट इज पोलराइजेशन? आप हेडिंग डाल लो, पोलराइजेशन। ठीक, क्या हेडिंग डाली है आपने? पोलराइजेशन हेडिंग डाली है आपने। छोटा सा टॉपिक है और समझाते हैं इस टॉपिक को। एक रस्सी ले आइए, आ जाओ सुफियान भाई, आओ। गाइज प्लीज, ये बोर्ड उठाओ, बोर्ड इधर आओ। अरे इतना क्या नचवाओगे क्या उसको? उठाओ, कांड बोर्ड उठाओ। राइट,
भैया चाकू यहाँ पर, काटने वाला चाकू। देखिए पोलराइजेशन क्या होता है समझिएगा। पोलराइजेशन होता है, नहीं है, ले आइए तो मांग के ले आइए, बोल दीजिएगा उनको लाने के लिए। चाकू क्या करेंगे, कल तुम घायल हुए थे ना, आज खून होगा, खून। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है समझिएगा। पोलराइजेशन का मतलब होता है लाइट के वाइब्रेशन को एक पर्टिकुलर प्लेन में रिस्ट्रिक्ट करना। लाइट के वाइब्रेशन को, जैसे मान लीजिए लाइट ट्रेवल करके जा रही है, तो आज की तारीख में तो आप जानते हैं कि ईएम वेव है, ये ई भी है और बी भी है, ई भी है और बी भी है। ठीक है, काफी बड़ी रस्सी ले आए। कामदेश्वर भाई आप भी आ जाइए, और पोपटलाल कोई ज्यादा बड़ा नहीं लाए हो, चलो कोई बात नहीं। मौत के लिए काफी है, इन सब चीजों से मौत नहीं हो सकती, तुम लड़कते ही रहोगे। किसी काम की तो नहीं रस्सी है राजेश, काम की तो नहीं है, लाइए। चलिए यहीं पर हम लोग एक्सपेरिमेंटल डिवाइस तैयार करेंगे। प्लीज होल्ड इट। पोपट लाओ, इसे पकड़ो। हे क्या करो। अब ये आप रस्सी देख रहे हैं, नहीं देख, छोड़ो यार, ये रस्सी देख रहे हैं। मैं इसको ऐसे वाइब्रेट कराना चाहता हूं, फ्रेम में रहना है हम लोग को, ठीक है, पता नहीं फ्रेम से बाहर। ऐसे वाइब्रेट कराना चाहूं तो करा सकता हूं, ऐसे करना चाहूं तो, ऐसे करना चाहूं तो, आजादी है। पकड़ो, थोड़ा आगे आ जाओ, फ्रेम में आ जाओ। अपने मुंह से बड़ा जूता पहना तूने। तब तक एक काम करो, उसमें एक स्लिट काटो। काट लोगे, नीचे जमीन पे रख के काट के लाओ। स्लिट कैसे, स्लिट ऐसे गोल सा होता है। अरे यार ये गजब आदमी है भाई, एक कसम से आराम से काटना। ये देखो दीवार कहीं निशान न लगे, और हाथ बचा करके। तो यहां पर जबान बचा करके तुम देख लो जाके। अगर हम चाहें तो इस जोड़ी को किसी भी प्लेन में वाइब्रेशन करा सकते हैं। यस सर। आप बताइए, आप करा सकते हैं क्या, बताओ। यस सर, करवा सकते हैं। यस, शी इज राइट, शी इज वेरी एनिमल। तो किसी भी डायरेक्शन में वाइब्रेशन का इंग्लिश करा सकते हैं, यस और नो। अगर मैं इसके वाइब्रेशन को एक पर्टिकुलर प्लेन में रिस्ट्रिक्ट कर दूं, मैं इसके क्या हो रहा है तुम लोग क्या खींचा खींचा बोल चल रहा है, और तुम क्या कर रहे हो भाई पोपटलाल, रिस्ट्रिक्ट कर दूं तो हम उसे कहेंगे पोलराइजेशन करना। क्या करना, पोलराइजेशन। देखिए बहुत अच्छा है, आप इनके लिए बहुत बढ़िया भैया ने हमारे ये देख रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें से रस्सी में घुसड़ देते हैं। लो पकड़ो। अब ये हमारे जो अंकल हैं, इसको अगर वाइब्रेट करना चाहेंगे तो ऐसे तो वाइब्रेट करा पाएंगे, कराइए। ये क्या, ये क्या कर रहे तुम भाई, अपना गधा पना ना छोड़ना तुम। अब भाई ठीक से रहो, एक तो पता नहीं कैसे कैसे लोग आ गए हैं। चलो करो भाई, यस। ये घोड़ा चल रहा है और चला गधा रहा है भाई, ठीक से बढ़ो। ये वाला वाइब्रेशन तो सार चला जाएगा, लेकिन अगर ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कराए तो ये नहीं जाएगा ना। विद द हेल्प ऑफ दिस स्लिट, विद द हेल्प ऑफ दिस कार्डबोर्ड, हमने इस डोरी के वाइब्रेशन को एक पर्टिकुलर प्लेन में रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक इसी तरीके से हम करते क्या है कि लाइट आ रही है, अब इस लाइट में सारे पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा है। हम उसकी वाइब्रेशन को एक पर्टिकुलर प्लेन में अगर रिस्ट्रिक्ट कर दें तो हम कहेंगे कि हमने उसका पोलराइजेशन कर दिया।
क्या कर दिया? पोलराइजेशन कर दिया। क्या कर दिया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब पोलराइजेशन, जिस प्लेन में वाइब्रेशन हो रहा है इसे कहते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, और इसके परपेंडिकुलर अगर एक प्लेन कंसीडर कर लो तो उसे कहेंगे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। क्यों? क्योंकि इस तरह का जाने वाला सारा का सारा वाइब्रेशन कट, थोड़ा इस प्लेन में जाएगा तो हल्का फुल्का वाइब्रेशन जाएगा उस पर। इमेजिन करके देखो, थोड़ा इसमें जाएगा तो जाएगा, लेकिन एकदम 90 डिग्री पर अगर कोई वाइब्रेशन होगा, बिल्कुल ऐसे होगा, तो ये वाइब्रेशन जाएगा ही नहीं। तो जिसमें वाइब्रेशन पार हो जाता है या जिसमें वाइब्रेशन बचा रहता है आफ्टर पोलराइजेशन, उसको कहते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, और उसके परपेंडिकुलर प्लेन को कहते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ठीक बात है? हाँ ना बोलते रहिए। कोई समस्या? नो सर। कोई उलझन? नो सर। तकलीफें? नो सर। परेशानियां? नो सर। रहने दो। ठीक? अरे ये सुन, पोलराइजेशन के 3 मेथड है, जिसमें से मैं 2 ही मेथड की बात करूंगा आपसे। एक मेथड का नाम है सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन या डाइकोरिज्म के हेल्प से। राइट? करते क्या है कि लाइट को एक खास किस्म के मटेरियल से गुजारते हैं। तो खास किस्म के मटेरियल की खासियत यह होती है, जैसे निकॉल प्रिज्म, एक जानते हो कि आप निकॉल प्रिज्म होता है, टूरमेलाइन क्रिस्टल है, ये सब कंपाउंड का नाम होता है। क्या कर रहे भाई? जब इससे लाइट को गुजारते हैं तो ये जो क्रिस्टल्स होते हैं, इनकी खासियत ये होती है कि ये सारे वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सिर्फ एक वाइब्रेशन को छोड़ करके। इन क्रिस्टल्स की खासियत होती है। बाद में चल के हरपेद नाम के एक साइंटिस्ट ने हरपेदाइट बनाया, जिसे आज आप पोलराइजर के नाम से जानते हैं, पोलराइजर कह रहे हैं, पोलरॉइड के नाम से जानते हैं। पोलरॉइड वाला चश्मा आता है, चश्मा समझते हो, सनग्लास समझते हो? पोलरॉइड वाला सनग्लास आता है, महंगे महंगे सनग्लास आते हैं ना, वो करते क्या है? वो पोलराइजेशन कर देते हैं, आने वाली लाइट को पोलराइज कर देंगे। पोलराइज करने से सारे वाइब्रेशन कट जाएंगे, एक ही प्लेन का वाइब्रेशन जाएगा, तो लाइट कम हो जाएगी ना, फिर इंटेंसिटी कम हो जाए, आंखों में चकाचौंध नहीं लगता। मार्क हरपेद नाम था, जिन्होंने बड़े बड़े शीट्स बनाए थे, हरपेदाइट नाम का। ठीक बात है? बैठ जाओ। तो पहले पोलराइजेशन क्या होता है ये लिखिए, फिर इसके मेथड पे बात करें। बोले? लिखिएगा। बोले? In an ordinary or unpolarized light, अच्छा एक बात बताइए, ईएम वेव में मेन फील्ड कौन सी थी, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि ई ही तो बी को जन्म देती थी, तो किसी भी घटना के लिए जिम्मेदार कौन हो जाएगी? ई। यस और नो? तो क्या लिखेंगे? इन एन ऑर्डिनरी लाइट और अनपोलराइज्ड लाइट। एनसीईआरटी देना तो नहीं दिए तो थे, एनसीईआरटी लिया था मैंने किसी नहीं, एनसीईआरटी किसी पास से unpolarized light, the electric field vector occurs in all possible ठीक है, in all possible direction in all possible direction in a plane perpendicular to the wave, sorry, perpendicular to the propagation of light.
बोले, अगला पॉइंट लिखेगा, द फेनोमेनॉन ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन ऑफ लाइट, द फेनोमेनॉन ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग, बेटे औरतों की कटप्पा, ये तलवार अंदर रख लो। क्या लिखा, क्या लिखा ये, रिस्ट्रिक्टिंग लाइट में किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का ना, ब्रैकेट में लिख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ब्रैकेट बंद कर दिएगा। इन अ पर्टिकुलर direction perpendicular to the propagation of wave, perpendicular to the propagation of, is called as polarization. Is called as polarization. ठीक बात है। अगला पॉइंट लिखेगा, द प्लेन इन विच vibration of light vector occurs, vibration of light vector क्या, vibration of electric field vector, field vectors occurs, comma, is called as plane of vibration, is called as plane of vibration, and the plane normal to the plane of vibration, and the plane normal to the क्या, plane of vibration, कॉमा, फिर से लगाना है, is called as क्या, plane of polarization. ठीक, समझ आ गया? तो अब हमको पोलराइजेशन के कई मेथड होते हैं मेरे भाइयों बहनों। अगर आप एनसीईआरटी की माने तो उसमें तो सिर्फ सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन का ही जिक्र है, ठीक बात है, रिफ्लेक्शन वाला जिक्र भी नहीं है। तो आपको लेकिन मैं दोनों पढ़ा दूंगा, क्योंकि उसमें एक में ब्रेविस्टर लॉ आता है, क्या आता है? और एक में लॉ ऑफ मैलस। कौन कौन? लॉ ऑफ मैलस और ब्रेविस्टर लॉ, ठीक बात है। तो आप हेडिंग डालना, नहीं हेडिंग मत डालना, लिखना पोलराइजेशन ऑफ लाइट is done by by different methods, like selective absorption। देखिए पहले तीनों का जिक्र था भी नहीं, वाले एनसीईआरटी में नहीं है। सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, बाई रिफ्लेक्शन,
बाई स्कैटरिंग, बाई स्कैटरिंग। ठीक बात है? ये सुनो, अरे बताया जाए, ये सुनो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन का जिक्र करने जा रहा हूं आपसे। किसका? सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो आप हेडिंग डाल लेना, बाय सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। बोले, देखो क्या है, लाइट को जब हम किसी भी, बोले, से गिराते हैं, किसी भी पोलराइजर से गुजारते हैं। पोलराइजर क्या होता है? पोलराइजर कोई खास किस्म का मटेरियल होता है, जैसे निकॉल प्रिज्म, टूरमैलिन क्रिस्टल या फिर पोलरॉइड। मैंने तीन का नाम बताया आपको, निकॉल प्रिज्म, टूरमैलिन क्रिस्टल, या फिर ये सब कंपाउंड होते हैं, खास किस्म के कंपाउंड। अगर इन कंपाउंड से, इन्हें हम पोलराइजर कहते हैं। जैसे यहां पर मैं आपके सामने एक पोलराइजर बनाता हूं, दिस वन इज द पोलराइजर। ये कहलाता है एक्सिस ऑफ पोलराइजर। व्हाट इज दिस? एक्सिस ऑफ पोलराइजर। यानी ये एक्सिस के थ्रू जो वाइब्रेशन होगा उसको पार होने देगा, लेकिन एक्सिस के परपेंडिकुलर को पार नहीं होने। ये कौन है हमारा? पोलराइजर। ये कोई निकॉल प्रिज्म हो सकता है, टूरमैलिन क्रिस्टल हो सकता है, या मैंने जैसा बताया पोलरॉइड हो सकता है। यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की सारी संभावित है, उनमें से हम दो वाइब्रेशन को शो कर रहे हैं। हालांकि दो नहीं होंगी, ढेर सारी होंगी। ये डॉट है और ये ऐसे, यानी एक वाइब्रेशन ये है और एक वाइब्रेशन ये, दो ही दिखा रहे हैं, और भी होंगी। इसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। कौन सी लाइट है ये? अनपोलराइज्ड लाइट। इसकी कुछ इंटेंसिटी होगी, इसकी जो इंटेंसिटी होती है दैट इज, मान लेते हैं आई यूपीएल, आई यूपीएल, आई अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक, इसकी इंटेंसिटी जब ये इस पार जाता है तो ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है, और रिस्ट्रिक्शन ये कर देता है कि यहां सारे वाइब्रेशन कट हो जाएंगे, सिर्फ एक वाइब्रेशन बचा रहेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो मौजूद है खाली एक प्लेन में, ऐसे वाले सब कट जाएंगे। उसमें इसमें एक मेथड होता है जिसका नाम है डबल रिफ्रैक्शन होता है। हमको इतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं। अब यहां पर जो लाइट आई ये कहलाती है पोलराइज्ड लाइट। ये कैसी लाइट हो गई? पोलराइज्ड लाइट। कैसी लाइट है ये? पोलराइज्ड लाइट। और इसकी जो इंटेंसिटी होगी, इसकी जो इंटेंसिटी आई नॉट बोल दो, दैट इज इक्वल टू अनपोलराइज्ड लाइट की आई यूपीएल की बाई में 2 आधी होती है। समझ में आ गया? क्यों? जितने सब कट जाएंगे सिर्फ एक वाइब्रेशन जाएगा, तो इसकी इंटेंसिटी बाकियों की क्या होती है? आधी। दैट इज कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट। तो आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, काम खत्म। क्लियर? इस सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन के मामले में एक लॉ है जिसका नाम है लॉ ऑफ मैलस। क्या नाम है? लॉ ऑफ मैलस। लॉ ऑफ मैलस जो है, लॉ ऑफ मैलस, मैं यहां पर एक पोलराइजर बनाता हूं जो अभी हमने बनाया था। व्हाट इज दिस? पोलराइजर। अगर मैं यहां पर एक पोलराइजर बनाता हूं, आप समझदार हैं और पढ़े
लिखे हैं, मैं यहां पर ये एक्सिस बना रहा हूं पोलराइजर का, ठीक। तो यहां पर जो लाइट है मेरे भाइयों बहनों, जो लाइट हमने लिया, क्या वो लाइट अनपोलराइज होगी? अभी मानते ही नहीं है। क्या ये अनपोलराइज है? यहां से निकली तो क्या हो गई है? श्योर है आप? पक्की बात है? नहीं पक्की बात है। ये पोलराइज लाइट और इसकी इंटेंसिटी है आई नॉट, विच इज ऑब्वियसली इसके इंटेंसिटी की आधी। श्योर है आप? तो मैलस कहते हैं कि अगर आप इस पोलराइजर के आगे एक और पोलराइजर लगा दो, इस पोलराइजर के आगे क्या कर दो? एक और पोलराइजर लगा दो जिसका एक्सिस जो है, जिसका एक्सिस इस पोलराइजर के रिस्पेक्ट में कुछ एंगल पे हो, मान लो थीटा। कितना? यह है पोलराइजर एक्सिस, पोलराइजर, और इसको बोलते हैं एनालाइजर एक्सिस, एनालाइजर, इसको एनालाइजर कहते हैं। जो दूसरा वाला हमने पोलराइजर लिया है, इसको पोलराइजर नहीं कहते, क्या कहते हैं? एनालाइजर कहते हैं। थोड़ा सा यह है वही चीज, लेकिन इसको हम बोलेंगे एनालाइजर। तो जो एनालाइजर से निकलने वाली लाइट होती है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है, उसकी जो इंटेंसिटी, ये किससे पास हो रही है? एनालाइजर से। पक्की बात है? तो एनालाइजर से पास होने वाले की जो इंटेंसिटी होती है, वो इस थीटा के कॉस स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी लॉ ऑफ मैलस कहता है कि इंटेंसिटी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या चीज? इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग आउट ऑफ क्या? एनालाइजर। जो एनालाइजर के बाहर आ रहा है, उससे बाहर आने वाली लाइट की इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आखिर ये कैसे क्यों होती है, उसको भी प्रूफ करते हैं। आइए प्रूफ करते हैं। प्रूफ करा जाए? चलिए प्रूफ करते हैं। देखिए, ये बात तो श्योर है कि इसकी इंटेंसिटी है आई यूपीएल, और ये आई नॉट आई यूपीएल की आधी। इसका कुछ एम्पलीट्यूड होगा ए। क्या ये एम्पलीट्यूड है? अरे वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ए है। जब यहां पर आएगा तो ये ए जो है वो ए नहीं जा पाएगा, इधर ए का एक कंपोनेंट जा पाएगा। कौन सा? ए कॉस थीटा, और ए साइन थीटा नाम का कंपोनेंट नहीं जाएगा। तो यहां पर जो एम्पलीट्यूड आएगा वो क्या आएगा? ए कॉस थीटा। इस पर कौन आया? अगर मैं आई नॉट को लिखना चाहूं ए की भाषा में, तो के ए स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे बोलो यार, आई नॉट बराबर क्या होगा? फॉर लाइट फ्रॉम पोलराइजर से निकलने वाली लाइट के लिए आई नॉट बराबर क्या होगा? के स्क्वायर। और फॉर लाइट फ्रॉम एनालाइजर, लाइजर के लिए क्या हो जाएगा बताओ? आई बराबर में के ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्यों? ए कॉस थीटा ही तो बाहर आ रहा है, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा? आई बराबर में के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सच बात है? अच्छा, के स्क्वायर आई नॉट है कि नहीं है? तो आई बराबर में क्या हो गया? आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ओ माय गॉड की कसम। और आई नॉट तो फिक्स है ना कि आई यूपीएल का आधा आएगा। बोलो यार, यानी इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा, हेंस प्रूव्ड। ठीक, बात समझ आ गई?
ये कहलाता है लॉ ऑफ मैलस। क्या कहलाता है? समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरे भाइयों बहनों, ये लॉ ऑफ मैलस एनालाइजर के लिए है कि पोलराइजर के लिए? एनालाइजर या पोलराइजर? पोलराइजर के लिए लॉ नहीं है ये। अच्छा, हम और आगे एनालाइजर लगा देंगे तो अब इसके आगे कॉस स्क्वायर थीटा लगे। अरे बोलो, चाहे जितने हम पोलराइजर लगाते चले जाए, हर बार कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। जैसे इसकी इंटेंसिटी आई हो गई तो अगले वाले की क्या होगी? आई। अब आई नॉट नहीं रहेगा, आई कॉस स्क्वायर थीटा डैश। अरे ऐसा नो कोई बुरी। तो ये लॉ ऑफ मैलस। ठीक है, लिखिएगा बाय सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। लिखा आपने? लिखिएगा when the unpolarized light is passed through क्या लिखा? is passed through a certain crystal pass through certain crystal like tourmaline crystal, like tourmaline, tourmaline crystal, comma Nicol prism, Nicol prism, निकॉल प्रिज्म और पोलेरॉइड। और क्या? देन all the vibrations are absorbed except one. All the vibrations are क्या? Absorbed except one. ठीक, except one. क्लियर है? अरे बुरी बात नहीं। ये आप लिख लो। नेक्स्ट बोले? नहीं, बताया जाए। ठीक है, बोले? पोपटलाल लिखा तूने? कामदेश्वर भाई आपने बना लिया? तुम कामदेश्वर भाई, मैंने आप लोग जाग रही है क्या लगातार? ये बड़े अद्भुत हो रहा है, चंभी वाली बात।
हाउ कैन इट बी पॉसिबल? तो रात में देर तक जागती होंगी आप, पूरा रात देर तक चकल्लस करती रहती है। झूठ मत बोलो, शकल से तुम्हें लगता है तुम शैतान है। सही बताओ बहन, वो बदतमीज, बदमाश बहुत हो तुम ना, बदमाश बहुत हो ना तुम। देखो ये तो हाँ कह रही है, तुम्हारा राज खोलती है बहन। हाँ जी, क्या? बिल्कुल बेटे, अपना चकलस। ओ चकलस, सुन रही हो? अच्छा, बता भी रही है कहां से? सब डिफेक्टिव पीस है, जैसे लगता है डिफेक्टिव साड़ी तेल नहीं है, ऐसे ही ऐसे ही डिफेक्टिव चप। लिखना लॉ ऑफ मैलिस, बोले कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, डायग्राम बनाओ लिखो, बात खत्म। जल्दी करें, फास्ट फॉरवर्ड। रिफ्लेक्शन वाला भी मैं पढ़ा दूंगा, हालांकि जरूरत भाइयों बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि रेशनलाइज हो चुका है ना ये सब आपका सिलेबस कंटेंट। 2020 के बाद कोई प्रश्न नहीं आया है पोलराइजेशन पे, कहने आएगा भी नहीं, तुमने लिखा लिया है ना, अब आने का चांस है बाय द वे। तो क्या क्या बदमाशियां करती हैं, बदमाशियां क्या करती? तुम बहुत सीधी हो ना, जलेबी की तरह ना, मोहल्ले से लड़ाई करती हो तुम, सही बताओ। हाँ जी, हैव इट डन। नेक्स्ट कर दे क्या? आई रिक्वेस्ट ऑल द डिजास्टरस क्रिमिनल्स, बोले इंग्लिश इंग्लिश। सूर्यांश भाई आपने बना लिया है, कामदेश्वर भाई आपने बना लिया है, पोपटलाल ने भी नहीं बनाया होगा। कौन है पोपटलाल? जल्दी करो भैया।
नेस्ट कर दें, कर देते हैं नेस्ट, उसी नेस्ट में जाके बैठ जाना तुम। कौन है ये? हा हा हा, नकली। क्या बहन? ऊपर क्या लिखा है? ऊपर लिखा है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग आउट ऑफ द एनालाइजर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग आउट ऑफ द एनालाइजर, इंटेंसिटी ऑफ, क्या बोलो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। अरे मैं लिख रहा हूं, मुझे क्यों नहीं रख लेता? लिख रहा हूं। जुल्फिकार भाई ठीक है, आज चकल्लस तो नहीं काटा है? आप बताइए, आपके समझ में आया है? पहले तुम टेली ब्रांड शो में आती थी क्या? पहले मैं बहुत मोटा हुआ करता था, आदत पड़ गई तुम्हारी वहीं से। लग रहा है 2 डंडे में लिपटी हुई लाशें बैठी इधर। चलो ही क्या लिखो चुपचाप। सुधांश भाई, हाउ आर यू फीलिंग? गुड। 5वां चम्मच। नेवर? अब इतना झूठ ना बोले तुम, नेवर बोले, बहुत गंदी चीज होती है। पागल होने का डर होता है, तो पहले क्या कम थे और हो जाते हैं, तो अच्छी बात है ना। यू शुड टेक, तुम्हें अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है। ठीक है, झाड़ू ले लो, निकल लो। क्या कह रही है खाला? इनसे पूछ, आपके समझ में आया? आया है, बहुत अच्छा है, अरे अच्छा है। हाँ, अभी 5 मिनट लगेगा। हाँ जी, लिख लिया क्या? कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, आई होप आप लोग यहां पर यह समझ चुके हैं कि लॉ ऑफ मैलोस क्या है। ठीक, ये कौन सा मेथड है? बाई सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। यस, अब हम बात करेंगे बाय रिफ्लेक्शन। ठीक है, पोलराइजेशन बाय, तो आप हेडिंग डालिएगा पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। हालांकि है नहीं अभी नई वाली एनसीईआरटी में, तो स्टिल मैं आपको बता देता हूं। चलिए इसको कल ही करते हैं फिर। ठीक है, कल, टुमारो विल बी द लास्ट, राइट, लास्ट डे फॉर एवरीथिंग। तो कल मिलते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि कल ही मैं आपको अनाउंस कर दूंगा डेट्स वगैरह। अनाउंस करने के बाद आपके ग्रुप में भी पड़ जाएगा। बंद ही कर दो इसको, पहले रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, बता दो तुम्हारा